हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डेविल सेडक्शन एपिसोड 33। कहानी को शुरू करते हैं। आई होप आपको हमारी पिछली कहानियाँ पसंद आ रही हों। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। करण और नेहा अभी सो रहे थे, तभी करण को बहुत अजीब अजीब से सपने आने लगे। वो एक अंधेरी गली में चले ही जा रहा था, वहीं पीछे उसके सारे घर वाले उसे रोक रहे थे, लेकिन करण उसकी बात बिल्कुल बिना सुने ही आगे बढ़ रहा था। कुछ वक्त के बाद करण के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था। वो उसके आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी चाहत उसके सामने आ गई और उसे रोक लेती है। इसी के साथ ही करण अपने सपने से भी बाहर आ गया। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। कुछ हलचल को महसूस करते ही नेहा भी उठ के बैठ गई। तभी उसने करण को देखा तो उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहती है, करण, क्या हुआ आपको? आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या कोई बुरा सपना देखा? करण ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करके बोला, बस बुरा सपना था। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। नेहा अभी भी उसकी ही तरफ परेशानी से ही देख रही थी। ये देखकर करण ने नेहा को लेटाया और खुद उसके बगल में आकर लेट गया। दोनों कुछ ही देर के बाद सो गए। वहीं अगली ही सुबह वानी जी ने आज चाहत को जल्दी उठा दिया था। आखिर ऑफिस जो जाना था उसे। चाहत बहुत मुश्किलों के बाद उठ ही गई। फिर तैयार होकर नीचे चारों ब्रेकफास्ट करने लगे। इसी वक्त समय जी ने साहिल को सब कुछ बता दिया कि अभिमन्यु की बात के बारे में। साहिल सहमति जताते हुए कहता है, आपने ठीक ही किया अंकल। ब्रेकफास्ट करने के बाद ही साहिल वहां से अपने ऑफिस के लिए ही निकल गया। वहीं कुछ देर के बाद सिंघानिया यानी मल्होत्रा पैलेस में आगे कार रुकती है, जिसमें से अभिमन्यु उतर के आया। अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि चाहत अब पूरी तरीके से रेडी थी। समय जी चाहत के जाने के बाद ही ऑफिस जाने वाले थे। अभिमन्यु जब अंदर आया तो चाहत जल्दी से सोफे से उठ गई और उसके पास चली आई। अभिमन्यु ने समय जी और वानी जी की तरफ देखा तो दोनों ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और उन्हें जाने का इशारा कहा। अभिमन्यु उनका हाँ सुनकर कहता है, आप बेफिक्र रहिए। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। फिर कुछ ही देर में समय जी भी निकल गए अभिमन्यु के ऑफिस में। आज अभिमन्यु को ऑफिस आने में थोड़ा लेट हो गया था। सारे स्टाफ आ चुका था। अभिमन्यु और चाहत जब रिसेप्शन पे पहुंचे तो वहाँ भी कुछ एम्प्लॉयज़ थे जो अभिमन्यु को मॉर्निंग विश करते हुए उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। चाहत को थोड़ा अजीब लग रहा था। सब उसे घूर घूर कर जो देख रहे थे, लेकिन चाहत ने अपने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आने दिए। दोनों फिर अभिमन्यु की पर्सनल लिफ्ट से ऊपर चले गए। कैबिन में आकर अभिमन्यु ने चाहत को सोफे पर बैठने के लिए कहा। फिर इंटरकॉम से किसी को कॉल करके अंदर आने को कहा। चाहत आज थोड़ा नर्वस थी। जाहिर सी बात है, वो आज यहाँ घूमने तो नहीं आई, वो काम करने जो आई थी। ये पहली बार था जो वो ऑफिशियली काम करने वाली थी। चाहत अपने में ही गुम थी कि तभी दरवाजे पर नॉक होता है। अभिमन्यु, कम इन। दरवाज़ा खोल एक लड़की अंदर आई। अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर बोलता है, दृष्टि, चाहत को अपना काम समझा दो। दृष्टि अभिमन्यु की बात सुनकर हैरान हो जाती है। ये चाहत कौन है और क्यों उसे उसका काम समझाना है? क्या उसके बॉस अब उसे नौकरी से निकालने वाले हैं? लेकिन उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर बॉस क्यों ऐसा कर रहे हैं? दृष्टि, लेकिन सर मैं मतलब किसे और क्यों समझाना है? दृष्टि की घबराहट को देखकर अभिमन्यु की आगे की बात सुनकर उसे एक राहत मिली। अभिमन्यु, मेरी नई असिस्टेंट, वो इस फील्ड में नई है, इसलिए तुम इसे वर्क रिलेटेड जो भी काम है वो समझा दो। एंड मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से नहीं निकाल रहा। तुम रिहान की ही असिस्टेंट रहोगी। वो चाहत को गाइड तुम्हें करना है। दृष्टि काफ़ी टाइम से रिहान की ही असिस्टेंट थी। टीना
टीना को तो अब अभिमन्यु ने निकाल दिया था ऑफिस से, वरना टीना अपने काम में बहुत अच्छी थी। बस नीयत थोड़ी खराब हो गई। ऑफिस में भी कोई टीना को पसंद नहीं करता था। दृष्टि ने अभिमन्यु की बात सुनी और कहा, यस सर, लेकिन चाहत कौन है? दृष्टि को नहीं पता था कि बॉस आज किसी के साथ आए हैं, और अगर पता होता तो भी वो ऐसी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। दृष्टि का ध्यान बस अपने कामों में ही रहता था। ऑफिस में गॉसिप से वो दूर ही रहती थी। अभिमन्यु ने दृष्टि की तरफ अभिमन्यु ने दृष्टि की तरफ देखकर उसे पीछे की तरफ इशारा किया। दृष्टि पीछे मुड़ी। सोफे पे चाहत बैठी थी। उसके हाथ में एक फाइल थी जैसे वो ध्यान से पढ़ रही थी। उसका ध्यान अभिमन्यु और दृष्टि की तरफ नहीं था। वाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स के साथ इन की हुई थी, पैरों में ब्लैक पेंसिल हील और बालों का एक पोनीटेल। दृष्टि तो उसे देखती ही रह गई। वहीं अभिमन्यु की नज़र जब पहली बार चाहत पे गई थी तो वो भी एक पल के लिए रुक सा गया था। आज चाहत बाकी दिनों के मुकाबले काफ़ी अलग लग रही थी। आज वो एक प्रॉपर और मैच्योर ऑफिस गर्ल जो लग रही थी। अभिमन्यु ने तभी चाहत को उसके नाम से पुकारा, चाहत। चाहत ने जल्दी से उसकी तरफ देखा। वहाँ एक लड़की को देखकर चाहत जल्दी से खड़ी हो गई और उसके पास आई। अभिमन्यु ने चाहत को देखते हुए कहा, तुम्हें ये दृष्टि काम समझा देगी, और अगर फिर भी कोई काम हो तो तुम अवनी, रेहान या मुझसे किसी से भी पूछ लेना। चाहत ने अपना सिर हिलाया, फिर दृष्टि की तरफ देखा और अपना हाथ आगे झुकाकर मुस्कुराकर कहा, हेलो दृष्टि। दृष्टि ने भी मुस्कुराकर उसे हाथ मिलाया और कहा, हेलो। अभिमन्यु ने एक फाइल में देखते हुए कहा, दृष्टि, मुझे रिजल्ट्स 3 घंटे के बाद चाहिए। चाहत को करंट प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स दे दो। दृष्टि अभिमन्यु की बात सुनकर हैरान हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अभिमन्यु जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। ये प्रोजेक्ट्स काफ़ी डिफ़िकल्ट था, इसीलिए दृष्टि समझ नहीं पा रही थी कि उसके बॉस चाहत को इस प्रोजेक्ट के बारे में क्यों बोल रहे हैं। दृष्टि के आगे ज़्यादा नहीं सोचा और फिर चाहत के साथ बाहर चली आई। अभिमन्यु ने उनके जाने के बाद दरवाज़ा बंद की ओर देखा और फिर वो भी अपने कामों में लग गया। दृष्टि चाहत को अपने कैबिन में ले आई, और जो कि वो इसी फ्लोर के बिल्कुल नीचे वाला ही फ्लोर था। दृष्टि ने कैबिन में पहुंचकर एक फाइल निकालकर चाहत को बैठने को कहा, फिर वो भी उसके सामने ही बैठ गई। वो सब बताने लगी। वहीं चाहत ध्यान से उसकी बातों को सुनते हुए एक नोटबुक में सब कुछ नोट कर रही थी। दृष्टि चाहत को नोटिस कर रही थी। उसके बॉस ने कहा था ये तो नहीं है, पर उसे ऐसा लग नहीं रहा था क्योंकि चाहत काफ़ी फास्ट सब कुछ सीख रही थी। करण और चाहत काफ़ी सारी कलाओं में निपुण थे और ये गुण उन्हें अपने पूर्वजों से ही मिला था। मल्होत्रा फैमिली एक रॉयल फैमिली के वंशज थे। इनके सारे बच्चे काफ़ी टैलेंटेड होते थे। अगर मल्होत्रास चाहते तो उनकी कंपनी आज इंडिया तो क्या हर देश में होती, लेकिन वो ऐसे भाई चाहते थे। हाँ, बाहर के बिजनेसमैन इनके साथ मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी करते थे, लेकिन इंडिया के बाहर नहीं। मल्होत्रास के साथ हर कोई काम करना चाहता। वो सब उनकी कामयाबी और उनके बड़े बिजनेस की वजह से नहीं, ये सब इसलिए क्योंकि यह के सारे एम्प्लॉयज़ दल के बहुत अच्छे थे। वहीं अभय जी ने भी अपनी कंपनी मल्होत्रा के साथ ही एक कर दी थी। तब से दोनों साथ में ही थे। अभी कंपनी में सबसे ज़्यादा शेयर करण के ही थे, वो ही हेड था। अब चलिए कहानी में आगे आते हैं। 3 घंटे के बाद चाहत अभिमन्यु के कैबिन पे डोर नॉक करती है। अभिमन्यु मुस्कुराकर बोलता है, कम इन। उसे पता था कि चाहत ही होगी। चाहत चलकर अभिमन्यु के पास आई और खड़ी हो गई। अभिमन्यु बिना किसी भाव के कहता है, सब समझ में आया। चाहत उसके चेहरे को ध्यान से देखती है और कहती है, सर। सर सुन के अभिमन्यु चाहत की आंखों में देखने लगा। आज सच में ये कोई अलग ही चाहत थी। अभिमन्यु ने अपनी नज़रों को हटाकर कहा, एक्सप्लेन। चाहत ने भी सब कुछ बताया जो वो समझी, और साथ में ये भी बता दिया कि प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है।
अभिमन्यु ध्यान से उसकी बातों को सुन रहा था। करीब 15 मिनट के बाद चाहत चुप हुई और चेहरा नीचे कर लेती है। अभिमन्यु ने चाहत को एक नज़र देखा और उसके साइड में रखे नोटबुक को उठाकर देखने लगा। उसके चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन वाली मुस्कुराहट थी। अभिमन्यु ने नोटबुक को साइड रखकर चाहत के हाथों को पकड़कर उसे अपनी तरफ पकड़कर अपनी और घुमा दिया और उसकी कमर को पकड़कर घुमाकर अपनी गोद में ही बैठा दिया। चाहत तो समझ ही नहीं पाई कि अभी अभी हुआ क्या। वो हैरानी से अभिमन्यु को ही तरफ देख रही थी। अभिमन्यु ने चाहत के बालों को पीछे किया जो उसके कंधे पे थे। चाहत कुछ नहीं बोली, बस चुप ही रही। ये देखकर अभिमन्यु ने मुस्कुराकर उसके करीब जाकर चाहत के कानों में धीरे से किस कर दी और धीमी मगर गहरी आवाज़ में कहता है, क्या हुआ छोटी खरगोश, नाराज़ हो? चाहत तो अभिमन्यु के ऐसे करने से सिहर गई। वो उठने को हुई कि अभिमन्यु ने ज़बरदस्ती ही उसे बैठा दिया। ये देखकर चाहत मुंह बनाकर बोलती है, आप तो अभी से बॉस बन गए। अभिमन्यु उसकी बात सुन हंसते हुए कहता है, तो अगर नहीं बनता तो क्या तुम सीधे सीधे मेरी बात मानोगी? चाहत उसकी बात सुनकर सोचने लगी। वो मानती, पर जल्दी नहीं, क्योंकि जब तक सामने पढ़ाने वाला टीचर न बन जाए तब तक बच्चा सीरियस नहीं लेता। वैसे ही अब अभिमन्यु बॉस नहीं बनता तो क्या चाहत के अंदर ये चाह आती कि नहीं, वो ये करके ही रहेगी 3 घंटे में? अभिमन्यु चाहत का चेहरा देखकर समझ गया वो क्या सोच रही थी। इसके बाद अभिमन्यु ने चाहत के गालों पे अपने होंठ चलाते हुए बोला, आगे से मेरे कैबिन में आओ तो बिना नॉक करके ही आना, तुम्हें इसकी पूरी छूट है। अवनी और रेहान भी बिना नॉक किए ही आते हैं, तब जब चाहत अभिमन्यु के साथ ना हो। चाहत तो खुद में ही सिमट रही थी। उसे ये एहसास अच्छे तो लग रहे थे, पर वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। चाहत ने फिर अभिमन्यु के चेहरे को पकड़कर उसके चेहरे के नज़दीक आने लगी। अभिमन्यु उसे देख रहा था, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर दी। चाहत और अभिमन्यु के होंठों के बीच अब बस इंच भर का ही फासला था, जो अभिमन्यु महसूस कर पा रहा था। वहीं चाहत ने अभिमन्यु के चेहरे को देख मुस्कुराकर अभिमन्यु के गालों को दबा दिया, जिससे अभिमन्यु के होंठ पाउड बन गए। फिर चाहत मुंह बनाकर बोली, डेविल, मुझे भूख लग रही है। अभिमन्यु उसकी बात सुनकर आंखें खोल उसे ही देखने लगा। चाहत ने मासूम सी शक्ल बना रखी थी। अभिमन्यु जानता था चाहत ने ये जानबूझकर ही किया है। उसके बाद उसने चाहत के हाथों को हटाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। लेकिन इससे पहले इतना बोलकर अभिमन्यु ने छत से चाहत के चेहरे को पकड़ा और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और पैशनेटली उसे किस करने लगा। चाहत ने उसे दूर नहीं किया, वो भी उसका साथ देने लगी। कुछ ही देर के बाद दोनों अलग हुए। फिर अभिमन्यु ने किसी को खाना लाने को कहा। उसने चारों के लिए ही खाना मंगवाया था। लंच टाइम से ही हो रहा था। तभी अवनी और रेहान भी आ गए। चारों ने साथ में लंच किया और शाम को अभिमन्यु चाहत को घर छोड़ने गया। यही हर दिन चलता ही रहा। देखते ही देखते समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। ऐसे ही 10 दिन हो चुके थे। करण और नेहा भी आ चुके थे। सब खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन क्या पता कब क्या हो जाए। सुबह का वक्त। आज भी चाहत रेडी होकर घर से सबके साथ नाश्ता कर रही थी कि तभी आगे की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए टिनी FM चांद के साथ।